Hello everyone, I am Amritanshu Roshan working as a lecturer in New Government Polytechnic Patna Tera. So today we'll continue our third lecture on topic psychometry ना। तो साइकोमेट्री में हम लोग अभी साइकोमेट्रिक रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। साइकोमेट्रिक रिलेशन क्या है? लास्ट सेशन में हमने बहुत सारे साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टी को पढ़ा था, बहुत सारे साइकोमेट्रिक टर्मिनोलॉजी को समझा था। तो उन सारे टर्मिनोलॉजी में कुछ टर्मिनोलॉजियों के बीच कुछ मैथमेटिकल रिलेशन है, तो अभी हम उसको समझने की कोशिश करेंगे, जिसकी मदद से आप यूनिवर्सिटी के बहुत सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो फॉर्मूला बेस्ड रहते हैं उसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम लोग इसमें कंटिन्यू करते हैं। तो इससे पहले जाने से पहले मैं आपको लास्ट सेशन में जो हमने डिस्कस किया था मैं उसे ब्रीफली आपके से डिस्कस कर रहा हूं, आप लोग ध्यान दीजिए। तो लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के बारे में। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या है? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी था मास ऑफ वाटर वेपर बाय मास ऑफ एयर ना। सिंपली 1 kg ड्राई एयर में कितना हमारा वाटर वेपर डिफ्यूज है, दैट वाज द एक्सप्रेशन। ओके, दूसरा टर्म हमने पढ़ा था दैट विल बी योर रिलेटिव ह्यूमिडिटी विच इज डिनोटेड बाय फाई। तो इसे हमने देखा था कि एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर डिसॉल्व इन ए मिक्सचर या डिफ्यूज इन ए मिक्सचर बाय ना मास ऑफ वाटर वेपर व्हेन एयर इज सैचुरेटेड। तो सैचुरेशन स्टेट में कितना मैक्सिमम वो वाटर वेपर डिफ्यूज हो सकता है और एक्चुअल कंडीशन में कितना है फॉर सेम टेम्परेचर एंड सेम वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। चलिए, इसको हमने आइडियल गैस इक्वेशन यूज करके इसे हमने प्रेशर में भी कन्वर्ट किया था। तो यहां पे ये पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर ना, एक्चुअल कंडीशन में हमारा उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पार्शियल वेपर प्रेशर क्या है और पार्शियल वेपर प्रेशर इन सैचुरेशन स्टेट। तो जब हमारा एयर सैचुरेट हो जाएगा तो उस समय हमारा उसका पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होगा? ये एक्चुअल कंडीशन है, ये मैक्सिमम है। मैक्सिमम वाटर वेपर जब रहेगा तो उसके कोरस्पॉन्डिंग ये मैक्सिमम सैचुरेशन प्रेशर होगा किसका? वाटर वेपर का। ये दो हमने पढ़ा था ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। चलिए, तो हमने इसको और W को हमने और सॉल्व किया था, तो हमें एक और एक्सप्रेशन मिला था 0.622 पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर बाय पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एयर ना। और फिर हमने इस एयर को क्या लिखा था? लिख सकते हैं टोटल प्रेशर विच इज योर बैरोमेट्रिक प्रेशर जो कि 1 बार होता है, जिसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, माइनस पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर। तो अगर आपको वेपर का पार्शियल प्रेशर पता है, पीटी ऑलवेज 1 बार लिया जाता है, तो यहां से भी आप रिलेशन को एस्टैब्लिश कर सकते हैं ना। तो ये हमने किया था। चलिए, कुछ लास्ट सेशन में हमने 1-2 पॉइंट को मिस किया था, तो मैं चाहूंगा कि उसे मैं अभी यहां पे आपको समझा दूं ना कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी, मैंने आपको लास्ट सेशन में बोला था कि अब आप वेदर फोरकास्ट देखेंगे तो आप आसानी से समझेंगे कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है। आरएच को आपको देखने के लिए मैंने सजेस्ट किया था। तो ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेरिक एयर का मेजर कैसे किया जाता है ना, तो इसके लिए एक स्पेशल हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसका नाम है हाइग्रोमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ना फॉर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज। ये ऐसा क्वेश्चन है जो हर एक स्तर के एग्जाम में, क्लास 10th के बच्चों को भी ये पता होता है, उस एग्जाम में भी आता है, ऊपर के आप अच्छे एग्जाम देंगे तो वहां भी आएगा, तो याद रखना है। चलिए, हाइग्रोमीटर से रिलेटेड एक और टर्म है, चूंकि इसको डिस्कस कर रहे हैं तो हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और कई बार बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं। देयर इज वन मोर टर्म कॉल्ड हाइड्रोमीटर। देखिए, जो एक जैसी चीजें हैं अगर आप उसे एक साथ ही कवर कर ले तो आपके लिए हमेशा पढ़ना आसान होगा। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है कि जो एक तरह की चीजें हैं जो एक पैटर्न पे है तो उसको आप वहीं पे समझ लीजिए ना। तो मैंने कहा इससे हम लोग क्या मेजर करते हैं? रिलेटिव ह्यूमिडिटी। चलिए, हाइड्रोमीटर बाय नेम इज सजेस्ट हाइड्रो आ रहा है, तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं हमारा वाटर और लिक्विड से रिलेटेड होगा।
ना, तो आप फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़े होंगे या पढ़ेंगे ना कि हाइड्रोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि फ्लूइड का रिलेटिव डेंसिटी को मेजर करता है। रिलेटिव डेंसिटी क्या है ना, कि डेंसिटी ऑफ पर्टिकुलर फ्लूइड बाय, जिसे हम स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं ना, डेंसिटी ऑफ पर्टिकुलर फ्लूइड बाय डेंसिटी ऑफ आइडियल फ्लूइड। देखिए कुछ उसी तरह का यहां भी रिलेशन है। यहां पे एक्चुअल कंडीशन में कितना है और ये सैचुरेशन में क्या, तो रिलेटिव यहां भी है, यहां भी डेंसिटी के आइडियल के रिस्पेक्ट में देखते हैं ना। तो चलिए ये आपका क्लियर हो गया ना। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, जब हम इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे हैं तो यहां पे एक इंस्ट्रूमेंट की चर्चा मैं और करना चाहूंगा आपके सामने ना। साइकोमेट्री जब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो साइकोमेट्री में जो टेम्परेचर मेजर करना होगा तो उसके लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड साइक्रोमीटर। ठीक है, तो हमारे पास साइकोमीटर से हम आसानी से ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, ये सब हम मेजर कर सकते हैं। तो एक स्पेशल साइकोमीटर है जो कि कॉमनली यूज होता था, स्लिंग साइकोमीटर। ये एक ऐसा हमारा साइकोमीटर है जिससे हम आसानी से एम्बिएंट या मॉइस्ट एयर का ड्राई बल्ब टेम्परेचर एज वेल एज वेट बल्ब टेम्परेचर दोनों हम मेजर कर सकते हैं। अच्छा, ड्राई बल्ब टेम्परेचर के बारे में मैंने बताया था कि ऑर्डिनरी थर्मामीटर से भी हम उसे मेजर कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको एग्जाम में प्रश्न पूछे कि स्लिंग साइकोमीटर से हम क्या मेजर करते हैं और आपको ऑप्शन में ड्राई बल्ब भी रहे और वेट बल्ब भी रहे, तो आप क्या ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे? खास करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, तो ध्यान रखना है आप हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस आंसर में वेट बल्ब को देंगे। अगर ये नहीं है तब तो और आसान हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन अगर दोनों प्रेजेंट है थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा। योर फर्स्ट आंसर विल बी वेट बल्ब टेम्परेचर। चलिए, स्लिंग साइकोमीटर हमारा एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हमारा ड्राई बल्ब मेजर करने के लिए भी एक थर्मामीटर रहता है सिंपल प्लेन, और उसके बगल में हमारा एक और थर्मामीटर रहता है जिसका बल्ब वेटेड रहता है। तो वो दोनों एक ही साथ उसमें रहते हैं जहां से कि आप उसे एक साथ हम दोनों मेजर कर सकते हैं। तो बुक में आप पढ़ेंगे कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर एज वेल एज वेट बल्ब टेम्परेचर बोथ कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ स्लिंग साइकोमीटर। अब इससे भी एडवांस हो गया है, अब तो डिजिटल आ गया है, डिजिटल साइकोमीटर, उसमें आपको वैल्यू डिजिटल तुरंत मिल जाएगा, तो वो भी अब यूज होने लगा है। बट ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये कुछ चीजें थी जो लास्ट सेशन में स्किप हो गया था, बट मैंने कोशिश की कि आपको इसमें कवर कर लूं। अब हम लोग इसके बीच रिलेशन को चलते हैं, तो उसके लिए हमें सबसे पहले टर्म समझना होगा, व्हाट इज डिग्री ऑफ सैचुरेशन। ओके, ये सब हमने रिलेशन ऑलरेडी लास्ट सेशन में डिस्कस कर लिया था। इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डियर स्टूडेंट, जरा इसके नाम को अगर गौर से देखें, इससे मिलता जुलता टर्म भी आप थर्मोडायनामिक्स में पढ़ चुके हैं ना, डिग्री ऑफ सुपरहीट, डिग्री ऑफ सबकूल ना। यहां पे डिग्री ऑफ सैचुरेशन है ना। एक चीज और मैंने आपको सेशन में आप पढ़े होंगे, एंट्रोपी के डिफिनेशन में एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस ना। तो रैंडमनेस की कितनी डिग्री है, क्या है, कितना ज्यादा है, इसको समझना है। तो यहां पे डिग्री का क्या मतलब है, इस चीज को समझिए। डिग्री ऑफ सैचुरेशन को अगर हम मोटे शब्दों में समझे तो मैं कह सकता हूं कि ये कहीं ना कहीं ये आपको बता रहा है कि आप सैचुरेशन से कितना दूर या कितने करीब हैं ना। तो हमारे पास यहां समझना होगा कि हमारे पास एक स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होगा एयर का, कब, जब एयर मेरा सैचुरेटेड हो, और एक हमारे पास स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होगा जब एयर अनसैचुरेटेड हो। बाकी मिक्सचर का वॉल्यूम, टेम्परेचर सब सेम रहेगा जैसे हमने किया था ना। तो ये जो हमारा
एक्सप्रेशन है, दैट इज डिनोटेड बाय म्यू ना। म्यू से हम लोग इसे सूचित कर, दैट इज स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या ह्यूमिडिटी रेशियो इन एक्चुअल कंडीशन ना। एक्चुअल कंडीशन का मतलब ये अभी अनसेचुरेटेड एयर में है और वही एयर, सेम अमाउंट ऑफ एयर, सेम वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर एट सेम टेम्परेचर, अगर वो सेचुरेट हो जाए तो उसका हमारा जो मैक्सिमम कह सकते हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होगी या इन सेचुरेटेड स्टेट में होगी वो होगा। तो यहां से अगर इस फॉर्मूला को हम सिंप्लीफाई करें तो हमने पिछले सेशन में पढ़ा था, W को लिखा जा सकता है 0.622 पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर बटा टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर और फिर पार्शियल वेपर प्रेशर बाय ना। यहां से हम इसको समझ सकते हैं 0.622। उसी तरह नाउ अब यहां जो अगर हम WS निकालना चाहते हैं तो WS में ये तो एक्चुअल था इसलिए एक्चुअल वाटर वेपर लिया। अब यहां सेचुरेशन स्टेट में हम निकालना चाह रहे हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, मींस एयर जब सेचुरेटेड है तो डेफिनेटली जो प्रेशर होगा वो भी क्या कब किस स्थिति का होगा, सेचुरेशन स्टेट का। तो इसको आसानी से लिखा जा सकता है, आप समझ सकते हैं ना। दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ऑफ एयर व्हेन इट इज इन सेचुरेटेड कंडीशन। जब वो सेचुरेटेड एयर होगा तब क्या होगा, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो आप देख सकते हैं ये टर्म कैंसिल हो जाएगा ना। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक अच्छा हमारे पास आएगा एक्सप्रेशन, गौर करें उस पर। पीवी बाय पीटी माइनस पीवी इंटू, ये रिवर्स हो जाएगा, पीटी माइनस पीवीएस बाय पीवीएस। तो आप देख सकते हैं ना कि यहां पे पीवी बाय पीवीएस हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था। ये एक्सप्रेशन हमारा एक नया टर्म बताता है जिसका क्या नाम है ना, हम इसे बोल सकते हैं म्यू बराबर दैट इज नथिंग बट द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ना। हमने रिलेटिव ह्यूमिडिटी को पहले मास में समझा था, बाद में हमने इक्वेशन से उसे पार्शियल वेपर प्रेशर में कन्वर्ट कर लिया था। आई होप आपको याद होगा। चलिए तो फाई इंटू, अगर हम यहां देखें तो टोटल प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर सिंपली हम कहेंगे या बैरोमेट्रिक प्रेशर माइनस पीवीएस पार्शियल वेपर प्रेशर इन सेचुरेशन स्टेट बाय पीटी माइनस सिंपली पीवी। तो आप समझ सकते हैं, आपको दिख रहा है पीटी कांस्टेंट है, पीटी कांस्टेंट है, ये तो हमेशा इसका मान फिक्स होता है। अब इसमें आपको समझना है कि ये पीवीएस बड़ा होता है या पीवी बड़ा होता है ना। तो ये पीवी क्या है, जब अनसेचुरेटेड एयर होगा तब उसका पार्शियल प्रेशर, और ये सेचुरेटेड है तो डेफिनेटली मैंने आपको बताया है ना कि एक्चुअल कंडीशन में हमारा पार्शियल प्रेशर वेपर का कम होगा, तो ये हमारा कम होगा, पीवीएस बड़ा होगा। तो अब आपको ये समझना होगा कि ये जो मेरे पास टर्म है ये टर्म क्या एक से बड़ा है या एक से छोटा है, आपको आसानी से समझना होगा। तो चलिए, तो यहीं से हमें म्यू का और फाई के बीच रिलेशन पता चलेगा। ये तो भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया। अब इसके हम वैल्यू पे गौर करते हैं कि ये वैल्यू हमारा एक से छोटा है या बड़ा है। तो आप कैसा देख सकते हैं, ये तो फिक्स है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बड़ी संख्या है, न्यूमरेटर को गौर करें, एक सर्टेन फिक्स है, ये दोनों के लिए बराबर है, और ये बड़ी संख्या है। जब इसको हम डिफरेंस लेंगे, ये चूंकि बड़ी संख्या है पीवी के तुलना में, पीवीएस हमारा बड़ा है, तो पीटी माइनस पीवीएस विल बी स्मॉलर क्वांटिटी, क्योंकि ये वैल्यू बड़ा है। जैसे आप ऐसे समझे 10 माइनस 6 बाय 10 माइनस 2 ना। तो ये जो दिख रहा है मुझे, ये पीवीएस बड़ा है, जैसे हमने 6 लिया, ये दोनों हमारा कांस्टेंट है, आप समझ सकते हैं ना। तो ये डिफरेंस छोटा हो जाएगा, दिस विल बी 4/8, ये डिफरेंस कम हुआ, नीचे वाला बड़ा हुआ। तो उस तरह से आप समझ सकते हैं ना कि ये जो हमारा एक्सप्रेशन है ये एक से छोटा हो जाएगा। दैट मीन्स कह सकते हैं दिस एक्सप्रेशन इज नथिंग बट द फ्रैक्शन, फ्रैक्शनल वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू का मतलब होता है एक से छोटा, ठीक है, ओके। तो चलिए, तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास फाई म्यू बराबर क्या है, फाई इंटू सम फ्रैक्शनल वैल्यू।
तो अगर आपसे पूछे कि दोनों में बड़ा कौन होता है तो आप क्या कहेंगे ना। तो मैंने कई बार, आप बचपन में भी पढ़े होंगे, बहुत एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है कि किसी भी पॉजिटिव संख्या में अगर एक से छोटी संख्या से गुना करेंगे तो उसका जो प्रोडक्ट है वो स्मॉलर हो जाता है। जैसे आप समझ सकते हैं 10 इंटू 0.8 बराबर 8। तो ये संख्या थी पॉजिटिव, ये फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई किया, दोनों का रिजल्टेंट इस संख्या से भी कम हो गया। तो यहां पे इस आधार पे मैं यहां से एक रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकता हूं ना कि म्यू इज लेस देन 5 ना। किसके लिए? जब हमारे पास अनसैचुरेटेड एयर होगा। चलिए माय डियर स्टूडेंट, जरा सा आप लोग गौर करेंगे कि अगर ये सैचुरेशन कंडीशन में हो जाए तो फिर हमारा ये क्या वैल्यू होगा म्यू का। अगर ये सैचुरेशन स्टेट में हो गया तो एक्चुअल भी जो है वो सैचुरेशन के बराबर हो जाएगा। तो उस कंडीशन में योर पीवी बराबर इक्वल्स टू पीवीएस। तो जब ये पीवी बराबर पीवीएस हो जाएगा, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा 5। किस कंडीशन में? व्हेन योर एयर इज सैचुरेटेड एयर। चलिए एक चीज तो क्लियर है ना कि म्यू का वैल्यू जो है 1 और 0 के बीच लाई करेगा। आप कहेंगे सर ये वो 1 कहां से आया ना। तो ये हमेशा ये वैल्यू जो है आपको फ्रैक्शनल वैल्यू मिलेगा। ठीक है, ये वैल्यू आपको फ्रैक्शन मिलेगा। और कई कई जगह ऐसे भी लिखा जाता है कि लेस देन ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 5, क्योंकि ये वैल्यू ये दोनों में बहुत ज्यादा जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो ये डिफरेंस का गैप बहुत कम होता है, तो ऑलमोस्ट बराबर भी ले सकते हैं। तो चलिए इसको अगर हम समराइज करें तो हमने क्या देखा, क्या एक्सप्रेशन हमारे पास निकला ना। हमारे पास निकला डिग्री ऑफ सैचुरेशन म्यू बराबर W बाय WS, और इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो 5 इंटू PT माइनस PBS बाय PT माइनस PV। तो ये हमारा निकल गया डिग्री ऑफ सैचुरेशन। चलिए तो याद रखेंगे, कई बार आपको एग्जाम्स में इसकी जरूरत पड़ेगी। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारे पास है इंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना कि इंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं मॉइस्ट एयर इज ए आइडियल गैस ना, इज ए मिक्सचर ऑफ ड्राई एयर एज वेल एज वाटर वेपर, और दोनों डिफ्यूज है। तो हम लिख सकते हैं कि स्पेसिफिक इंथैल्पी ऑफ, या टोटल ले लेते हैं ना, टोटल इंथैल्पी ऑफ मिक्सचर, या इसको लिख सकते हैं आप moist air that must be equals to enthalpy of dry air plus enthalpy of water vapor। चलिए ये तो हमारा इंथैल्पी है, लेकिन जब हम इसे स्पेसिफिक इंथैल्पी में बात करेंगे तो क्या होगा एक्सप्रेशन। ओके, यहां इसको लिखा जा सकता है कि अगर मिक्सचर का है तो मिक्सचर का जो मास m है into specific enthalpy of that moist air बराबर, राइट। अच्छा, क्या इसे यहां फिर लिख सकते हैं सिमिलरली मास ऑफ ड्राई एयर एवं इसका स्पेसिफिक इंथैल्पी प्लस मास ऑफ वाटर वेपर इंटू इंथैल्पी ऑफ वाटर वेपर। चलिए तो हम क्या करते हैं, इस m को इधर ले आते हैं। m को इधर अगर लेके जाएंगे इस एक्सप्रेशन में क्या हो जाएगा, दोनों तरफ ये m से डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो इंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर हमारा ये एक्सप्रेशन आ गया। अब यहां पे आपको समझना होगा कि चूंकि मिक्सचर में वाटर वेपर की मात्रा बहुत कम होती है कंपेयर टू मॉइस्ट एयर या ड्राई एयर में, तो यहां पे हम कह सकते हैं, एक हमारा यहां पे एजम्पशन रहता है
कि मास ऑफ वाटर वेपर इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू द मास ऑफ मिक्सचर। तो यहां पे जो है हम लोग मास ऑफ वाटर वेपर को एक तरह से नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो यहां जो मास ऑफ मिक्सचर होगा वो क्या होगा, मास ऑफ एयर प्लस मास ऑफ वाटर वेपर। अगर इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो मास ऑफ मिक्सचर दैट मस्ट बी इक्वल्स टू मास ऑफ वाटर वेपर। ये एक तरह से एजम्पशन यहां पे है, आपको याद रखना पड़ेगा, समझना होगा ना कि यहां पे ये हम लोग फॉलो करते हैं कि मास ऑफ वाटर वेपर इज वेरी लेस कंपेयर टू मास ऑफ मिक्सचर। तो इसको हम लोग कम कर देते हैं। तो हम m और m को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ये टर्म ऑलमोस्ट बराबर है, ये कट जाएगा ना। और यहां पे हम मास ऑफ ये m है तो इसको m को मिटा करके m बराबर ma है, मैं इसे लिख सकता हूं m ऑफ ma ना। तो यहां आप क्या देख रहे हैं कि आपका एक्सप्रेशन बहुत सिंपल हो गया है ना। क्या हो गया है कि इंथैल्पी ऑफ moist air that can be written as enthalpy of specific enthalpy of dry air by mass of water vapor by mass of air क्या है आप बता सकते हैं, that is specific humidity, तो W into H of V ना। तो ये हमारा जनरलाइज फॉर्मूला है, ये याद रखेंगे कि आपको न्यूमेरिकल में काफी हेल्प होगा। आगे हम लोग प्रोसेस पढ़ेंगे तो उसमें हमें इसकी जरूरत होगी ना। चलिए तो एयर का कैसे निकालेंगे, अगर एयर की बात करें तो एयर का इंथैल्पी क्या होता है, H बराबर mCp डेल्टा T, स्पेसिफिक है तो मास 1 हो जाएगा। तो फॉर्मूला विल बी Cp ऑफ एयर इंटू टेम्परेचर। चलिए तो टेम्परेचर ऑफ जो हमारा मॉइस्ट एयर है ना, कौन सा टेम्परेचर लेंगे एयर का, दैट विल बी योर ड्राई बल्ब। तो ये हो गया हमारा ये वाला पार्ट, प्लस इसको W रखेंगे। और वाटर वेपर को जब हम सॉल्व करते हैं और स्टीम टेबल में कुछ डाटा लेके मदद करके सॉल्व करने के बाद तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन आता है। तो आई होप इसे आप याद रखिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1 + 8 इंटू टेम्परेचर ऑफ ड्राई बल्ब। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर। चलिए ये तो याद रखना बहुत आसान है। सीपी ऑफ एयर कितना होता है आप बता सकते हैं, 1.005 ना। तो 1.005 इंटू टेम्परेचर ऑफ ड्राई बल्ब टेम्परेचर प्लस ओमेगा। और ये जो है HV बराबर जो लिखा है ये और भी इसको 4-5 स्टेप में तोड़ने के बाद और कुछ स्टीम टेबल से डाटा लेने के बाद और सॉल्व करने के बाद ये आता है। तो उसमें आप ना पढ़े, इसको आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से आप इंथैल्पी भी निकाल लिया ना, हमने समझा कि कैसे हम मॉइस्ट एयर का इंथैल्पी निकालते हैं। चलिए तो यहां पे एक लास्ट हम लोग कंक्लूजन करेंगे कि मॉइस्ट एयर का जो इंथैल्पी है वो किन दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। तो चलिए सीपी ऑफ एयर अगर आप देखेंगे दैट इज 1.005, ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट है ना। तो एक हमारा टर्म मिला ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ठीक है, दूसरा प्लस W क्या है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, एक दूसरा वेरिएबल मिला। 2500 कांस्टेंट है, 1 पॉइंट ये कांस्टेंट है और ये ऑलरेडी हम इसको अकाउंट में ले चुके हैं। तो चलिए यहां से क्या मैं एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूं, यहां से ड्रॉ किया जा सकता है कि इंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर इज फंक्शन ऑफ ओनली 2 पैरामीटर्स ना। फर्स्ट वन इज योर ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड सेकेंड वन इज योर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। चलिए आप लोग मैथमेटिकल टर्म समझते होंगे, फंक्शन का क्या मतलब है, इसका सिंपल अगर लैंग्वेज में इसको बोलेंगे तो इंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर जो है वो किन दो चीजों पे निर्भर करता है ना। निर्भर करने का मतलब हुआ कि अगर इस दोनों चीजों को अगर थोड़ा भी बदल दिया जाए, चेंज कर दिया जाए तो उसका असर सीधे मॉइस्ट एयर पे पड़ेगा। आप कैलकुलस में पढ़ेंगे y बराबर फंक्शन ऑफ x ना, जहां x क्या है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और y क्या होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब x का वैल्यू जैसे ही हम चेंज करेंगे उसके कोरस्पॉन्डिंग y का वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो यहां देख सकते हैं हमारा एक है ड्राई बल्ब चेंज करेंगे तो फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, और दूसरा हमारा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आपको एग्जाम में पूछेगा कि इंथैल्पी किन चीजों पे डिपेंड करता है, तो आप आई होप आप बता दीजिएगा। चलिए तो हमारा आज का जो सेशन है साइकोमेट्रिक रिलेशन वो कंप्लीट हुआ है। अब हम लोग अगले सेशन में साइकोमेट्रिक चार्ट के बारे में पढ़ेंगे। माय डियर
स्टूडेंट आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि साइकोमेट्री में सबसे ज्यादा जो अहम टॉपिक है वो साइकोमेट्री चार्ट है। और साइकोमेट्री चार्ट को जब तक आप देखना नहीं सीखेंगे, उससे डाटा निकालना नहीं सीखेंगे या उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को नहीं समझेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप नहीं बना पाएंगे। जितने भी साइकोमेट्रिक प्रोसेस होते हैं उसमें किस तरह से साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टी चेंज होता है ये आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। और अगर आपको साइकोमेट्रिक चार्ट देखने आ गया तो बहुत ऐसे प्रश्न हैं जो सिर्फ आप डायग्राम ड्रॉ करके आप बता दीजिएगा कि इस प्रोसेस में, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, सेंसिबल हीटिंग, सेंसिबल कूलिंग, ह्यूमिडिफिकेशन, डिह्यूमिडिफिकेशन, हीटिंग विथ डिह्यूमिडिफिकेशन, कूलिंग विथ डिह्यूमिडिफिकेशन, ये सब हमारे साइकोमेट्री प्रोसेस है जिसे हम साइकोमेट्रिक चार्ट पे एक्सप्रेस करते हैं ना। और उसके बाद वहां से हम सारे प्रॉपर्टी पे प्रिडिक्ट करते हैं कि इस प्रोसेस के बाद उस प्रॉपर्टी में क्या बदलाव आया। जैसे इंथैल्पी को ही ले लेते हैं, मान लीजिए ह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है तो ह्यूमिडिफिकेशन होने से क्या इंथैल्पी बढ़ रहा है या घट रहा है ना। आप समझ सकते हैं अगर ह्यूमिडिफिकेशन होगा यहाँ पे हमारा, राइट, तो यहाँ पे W का वैल्यू बढ़ेगा और W का वैल्यू बढ़ेगा, बाकी सब कांस्टेंट है, डेफिनेटली जो है इंथैल्पी बढ़ जाएगा। ठीक है, ये आप ग्राफिकली कैसे समझेंगे और अगर आप उसको समझ लेंगे तो आप यकीन मानिए साइकोमेट्री के चाहे न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो या ऑब्जेक्टिव विद इन 1 मिनट में आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग अगले सेशन में कंटिन्यू करेंगे। पहले हम साइकोमेट्री चार्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसमें कितने उसमें वेरिएबल पैरामीटर्स हैं ना, कैसे आया है ना, उसको हम लोग समझेंगे। हर एक प्रॉपर्टी का क्या रिप्रेजेंटेशन उस चार्ट में होता है, कैसे हम प्रॉपर्टी को, वेरिएबल को चेक करेंगे, ये सब हम आपको अगले सेशन में कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। आपके दोस्त अन्य व्हाट्सएप ग्रुप जो है जहां पे भी जरूरत है, चाहे वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो या पॉलिटेक्निक स्टूडेंट हो, दोनों में सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है ना, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। हम लोग अगले क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।